Assalamualaikum, my dear students. My name is Dr. Usman from National Medical University Multan. Today I am going to discuss some very difficult, some confusing MCQs that are given by PMC in his mock tests. And first of all, we will discuss some difficult and confusing MCQs of biology in mock test 1. Then in mock test 2, 3, 4, 5. And after discussing these difficult and confusing MCQs, then we will move forward towards the biology portion, physics portion and chemistry portion. So let's start our today's lecture. And if you still have not subscribed my YouTube channel, must give us a like and subscribe. So let's start our today's lecture. Question number 1. Which of the following react with enzyme at site other than active site? So first of all, you must know what is allostetic enzyme. This is an enzyme. This is, just assume this is the active site of enzyme where substrates bind. There is another site in allostetic enzyme that is called allosteric site or regulatory site. I am going to discuss in Urdu because some students may feel difficulty in understanding the English. So allosteric enzyme के दो होते हैं बाइंडिंग रीजन. एक तो होती है एक्टिव साइट जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आके अटैच करता है, और दूसरी एक और साइट होती है जो कि एक्टिव साइट नहीं होती. इसे हम कहते हैं रेगुलेटरी साइट और एलोस्टेरिक साइट. होता क्या है? एलोस्टेरिक जो एंजाइम्स हैं इनका काम क्या होता है? ये जो सी दूसरी साइट है ना, इसके ऊपर इसका सबस्ट्रेट भी आकर अटैच हो सकता है. फर्ज करें ये है इसका सबस्ट्रेट, लेकिन सबस्ट्रेट जब भी इसके साथ अटैच होगा, यहाँ तो इसकी एक्टिव साइट की कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. बट मोस्टली जब अपना ही सबस्ट्रेट अपने ही एंजाइम के जो एलोस्टेरिक साइट है उसके ऊपर अटैच करता है तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है. लेकिन मोस्ट ऑफ द फीडबैक रिएक्शन में ऐसा नहीं होता. उनमें क्या होता है कि ये जो सबस्ट्रेट यहाँ पे आकर अटैच कर रहा है ना, ये वाला, ये उसका एंड प्रोडक्ट होता है. जस्ट अज्यूम दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम, और ये यहाँ पर आके अटैच कर रहा है इसकी एलोस्टेरिक साइट के ऊपर, जिसकी वजह से इस एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना वो इनहिबिट हो जाती है. सो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट किया एंड प्रोडक्ट ने. अब बच्चे इस एमसीक्यूज में कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? उनको ये कन्फर्म नहीं है कि जो उनका एंड प्रोडक्ट इनहिबिटेड है, आया वो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होते हैं या फिर एलोस्टेरिक साइट के ऊपर. सो ये बात याद रखें, एलोस्टेरिक एंजाइम के पास जो दूसरी साइट होती है उसके ऊपर अटैच होता है आके एंड प्रोडक्ट, और उसके बाद इसको इनहिबिट करता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट एमसीक्यू. Which interactions are responsible for the formation of lipid bilayer in the watery environment of the body? Hydrophobic interactions between fatty acetals, hydrophobic interactions between phosphatase heads, and C option hydrophilic interactions between fatty acetals or hydrogen bonding between fatty acetals. तो इसमें जो बहुत ही अहम चीज़ है बताने वाली आपको वो है इसका कंसेप्ट. फ़र्ज़ कर लें ये है हमारे पास एक वाटर का इन्वायरमेंट. अगर उसने पूछा क्या है, उसने पूछा लिपिड बाइलेयर की फॉर्मेशन. फ़र्ज़ करें अगर कोई एक इधर आ जाता है कि हमारे पास ये है एक हमारे पास क्या कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल. इसके गिर्द इसका एक हाइड्रोफिलिक हेड है जो कि वाटर के साथ अटैच है, दूसरा हाइड्रोफोबिक, इसके इर्द गिर्द वाटर आ जाता है. तो जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वो थोड़ा डिफरेंट है. फ़र्ज़ करें एक ये है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो कि वाटर के आपने एक हिस्से में डाला, एक दूसरा ये है हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो इन दोनों के इर्द गिर्द वाटर है, लेकिन ये दोनों हाइड्रोफोबिक जो से मटेरियल हैं आपस में इंटरेक्ट करेंगे. जो ये इंटरेक्शन है बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इनको कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस. क्योंकि जो से नॉन पोलरिक मॉलिक्यूल्स हैं आपने लाइक डिजॉल्व लाइक वाला प्रिंसिपल तो पढ़ा, तो ये एक दूसरे को अटैच करेंगे, इनके दरमियान इंटरेक्शंस होगी थोड़ी सी, जो कि वैन डर वाल्स फोर्सेस से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनकी इंटरेक्शन की वजह से
ये आपस में जुड़ जाएंगे, इर्द गिर्द वाटर आ जाएगा। लिपिड बाइलेयर की फॉर्मेशन भी ऐसी होती है, जोन से इसके अंदर होती हैं फैटी एसिड टेल्स, ये नॉन पोलर होती हैं। तो इनकी आपस में इंटरेक्शन की वजह से, यानी ऐसा भी तो हो सकते ना कि ये फैटी एसिड टेल है, तो इसने एक सर्कल बना लिया, इर्द गिर्द इसके हाइड्रोफिलिक हेड आ गए, तो इसे हम कह दिया हाइड्रोफोबिक। ये एक सिंगल लेयर बन गई। जो लिपिड बाइलेयर है ना, उसमें ऐसा होता है कि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं आपस में इंटरेक्ट करती हैं, उनके दरमियान हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं, इस वजह से दोनों लिपिड बाइलेयर की फॉर्मेशन करती हैं। तो जो लिपिड बाइलेयर की फॉर्मेशन है ना, वो वैसे तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, ऐसा नहीं है। लिपिड बाइलेयर की फॉर्मेशन सिर्फ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हाइड्रोफोबिक जो टेल्स होती हैं नॉन पोलर लाइक रिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ करीब रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फिर बाइलेयर बन जाती है। सो लेट्स मूव आवर टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट एमसीक्यूज। द photosensitive cells that are sensitive to dim light called optical discs, rods, cones, ligaments। ये थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स है, सम बुक्स के अंदर इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारा जो सा आई बॉल होता है बॉडी आई के अंदर, ये है आई बॉल, इसके पीछे चंद लेयर्स होती हैं, एक रॉड्स एंड कॉन्स की लेयर होती है, ऑप्टिकल डिस्क एक पॉइंट होता है जहाँ से ऑप्टिकल नर्व निकलती है और वो ब्रेन के ऑक्सीपिटल रीजन जहाँ भी जाती है। तो जो रॉड्स एंड कॉन्स हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इनकी वर्किंग में डिफरेंस है। एक बात याद रखें कि हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 120 मिलियन रॉड सेल्स होते हैं, जबकि सिर्फ ऑलमोस्ट 6 मिलियन, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट इतने होते हैं। सो रॉड सेल बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इनमें जो मेजर एडॉप्शन का काम है ना, जो हम कहते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस होगी, इसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, इस तरह से उनका भी मेजर रोल एडॉप्शन का रॉड्स की फंक्शनिंग में है। सो दैट्स व्हाई रॉड्स आर स्पेसिफिक फॉर डिम लाइट, जबकि कलर लाइटिंग के लिए एकदम से आपने डिफरेंट ब्यूटीफुल क्या कहते हैं कि कोई मंजर देखा या फिर कोई पिक्चर देखी, तो जो आपके सेल एक्टिव होंगे वो होंगे कॉन सेल्स। तो कॉन सेल्स की तादाद तो मिनिमम है, कम है, लेकिन ये कलर डिफरेंट कलर्स को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। सो नेक्स्ट इससे ज़रा अहम है, How many phosphate groups are present in nicotinamide adenine dinucleotide phosphate? जिन बच्चों ने मेरी NMD की बायोलॉजी की बुक ली है उनको तो साफ साफ पता होना चाहिए इनकी स्ट्रक्चर, फॉस्फेट ग्रुप। इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्ज करें ये है NMD का स्ट्रक्चर, ये आगे हमारे पास एक राइबोज, इसके साथ अटैच है एडेनाइन, इसके एक तरफ अटैच था फॉस्फेट ग्रुप, वो दूसरे एक और फॉस्फेट ग्रुप ऑफ एन अदर राइबोज न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच था, जिसकी जो उनसे दूसरी नाइट्रोजन बेस है ना, वो एडेनिन नहीं, वो है निकोटाइनिक एसिड, निकोटाइनामाइड। तो इन्होंने पूछा क्या, निकोटाइनामिड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसके अंदर एक और फॉस्फेट अटैच होता है NADPH, और NAD में क्या डिफरेंस है ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। जो इसका एक और फॉस्फेट अटैच होता है ना, वो अटैच होता है इस जगह के ऊपर। तो इसके बारे में MCQs भी मैंने अपनी बुक के अंदर डिस्कस किया है कि जो सा फॉस्फेट ग्रुप है वो कौन सी राइबोज के साथ अटैच होता है, एडेनिन की या निकोटाइनिक एसिड की, एडेनाइन की, और फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान बॉन्ड होता है। सो अगर वो आपसे पूछे NADH के अंदर कितने फॉस्फेट हैं, तो वो होते हैं 2। अगर आपसे पूछे कि NADPH के अंदर कितने हैं, तो 3। सो C इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQs। सो जो स्टूडेंट्स मेरी बुक्स बायोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहे, इंशाल्लाह काफ़ी MCQs इससे स्टूडेंट को इजी फील कर रहे हैं, और डिफरेंट मॉक टेस्ट से तो वैसे ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन कमेंट्स, or you feel that if you feel any weakness in my video, in my talking, in explaining different things, you should have to tell me in your comment section that this is your weakness, you do not know how to speak,
you should improve your English, Urdu, etc. Anything that you think that I should improve myself, I will try my best. So hope you best of luck, best wishes, Allah Hafiz.